वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि पेल्टन व्हील के और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो अपने को देखने चाहिए। तो सबसे पहले इफिशिएंसी से देखते हैं। किसी भी हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स में ढेर प्रकार की कई सारी इफिशिएंसीज इन्वॉल्व रहती है, जिसमें सभी आपने देखी हाइड्रोलिक इफिशिएंसी बस देखी है। इसमें नोजल इफिशिएंसी भी होती है, मैकेनिकल इफिशिएंसी भी होती है, ओवरऑल इफिशिएंसी भी होती है और वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसीज भी होती है। तो सब देखते हैं पहले कौन सी इफिशिएंसी कहाँ पे अपने को देखने को मिल सकती है। ये अपना डैम है एक, यहाँ पे अपना रिजर्वायर पानी है। डैम से क्या होता है, अपना एक पेन स्टॉक के थ्रू पानी कहाँ पे जाता है, अपने यहाँ पे एक क्या लगी रहेगी, रोटर, यहाँ पे एक नोजल लगी रहेगी अपनी, ये नोजल लगी रहेगी। इस नोजल से पानी कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, अपना ये रनर है, इसके ऊपर ऐसे ब्लेड्स लगे रहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अब पेन स्टॉक ये हाइट पे है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे जा रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी में थोड़ी बहुत तो ट्रांसफॉर्म हुई, लेकिन अभी भी कोई बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी इसमें रह गई है। तो वो क्या करता है, जब नोजल के बेस पे पहुंचता है तो नोजल क्या करता है, उस पूरी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में, हाई वेलोसिटी जेट में कन्वर्ट कर देता है। तो जो एनर्जी नोजल पे पहुंचने पे है उसको उसने कितना कन्वर्ट करा वेलोसिटी में, उसको क्या बोलेंगे, नोजल इफिशिएंसी। तो नोजल इफिशिएंसी क्या हो गई अपनी, नोजल इफिशिएंसी अपनी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। जो जेट नोजल से बाहर निकल रहा है, जो जेट नोजल से बाहर निकल रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, अपॉन में वाटर पावर, water power at the base of nozzle, at the base of nozzle, नोजल के बेस में वाटर पावर कितनी है अपने को वो देखनी है। तो नोजल के बेस में जो पावर होगी वाटर की, वही तो कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट में, वही तो जेट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी, रो जी एच, जो यहाँ से एनर्जी आ रही है वही कितनी होगी, रो जी एच, जितना उसका हाइट रहेगा उतनी एनर्जी रहेगी। अब उसको हाइट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वो काइनेटिक एनर्जी में। तो अब 100% तो कन्वर्जन होगा नहीं, तो कुछ कुछ लॉसेस होंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नोजल इफिशियंसी। दूसरी आती है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, अब समझिए वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, अब जेट से पानी निकल रहा है, वो स्ट्राइक कर रहा है किसको, जो ब्लेड्स हैं उसको स्ट्राइक कर रहा है, उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफर। यहां पे नोजल में एनर्जी क्या हुई थी, ट्रांसफॉर्म हुई थी, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी। यहाँ पे जेट और ब्लेड के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब जेट अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, ब्लेड को दे रहा है, ट्रांसफर होगी तभी वो घूमेगा। याद रखिएगा, ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म में ये डिफरेंस होता है। तो अब जेट क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है किसके ऊपर, ब्लेड के ऊपर। तो अब ऐसा तो है नहीं जितना पानी निकला उतना का पूरा क्या हो गया, स्ट्राइक कर दिया उसमें, नहीं। तो कुछ क्या होगा, पानी स्प्लैश के फॉर्म में वेस्ट भी होगा। तो इसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। मींस अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ द नोजल, ये डिनोमिनेटर में, एंड अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द ब्लेड, इट इज ऑन द न्यूमरेटर। मींस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द ब्लेड to the ratio of amount of water which is actually coming out of the nozzle। मतलब कितना निकल रहा है और कितना एक्चुअली स्ट्राइक कर रहा है, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। आई होप क्लियर होगा। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बाद रोटर अब रोटेट हो रहा है, तो रोटर रोटेट होने के बाद अपने को क्या मिली, रनर पावर। रनर पावर मिली तो अपन ने यहाँ पे देखा हाइड्रोलिक इफिशियंसी। हाइड्रोलिक इफिशियंसी अपन ने देखी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होती है, रनर पावर। अब रनर पावर मिल तो रही है, लेकिन किसके कारण मिल रही है, जो जेट मिल रहा है अपने को उसके कारण मिल रही है। तो अपॉन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। तो रनर अपने को हाइड्रोलिक पावर मिल गई, तो रनर पावर अपने को पता है, अपन ने इसका तो पूरा एक्सप्रेशन ही डिराइव किया है, 2u v1 माइनस u 1 प्लस k cos phi अपॉन में
V1 स्क्वायर, ये अपने को मिलती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। और यहीं पे अपन जानते हैं कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम भी एक होती है, वो कितनी होती है 1 प्लस के cos फाइव बाय 2। किस कंडीशन में होती है, व्हेन U इज इक्वल टू V1/2 होगा, तो ये कंडीशन के लिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अपनी मैक्सिमम हो जाएगी। अब रनर पावर, ये रनर घूम के अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना तो केवल रनर घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगी नहीं। ये रनर किससे कनेक्ट होगा, शाफ्ट के थ्रू एक जनरेटर से कनेक्ट होगा। तो मतलब ये पावर किस में ट्रांसफर हो रही है, शाफ्ट में ट्रांसफर हो रही है ये पावर। इस शाफ्ट से कौन कनेक्ट है, जनरेटर। तो अब ये जो पावर जितनी जनरेट हुई रनर में, क्या पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं। जो लॉसेस होंगे उसको बोलेंगे मैकेनिकल लॉसेस। और यहाँ पे जो एफिशिएंसी मिलती है वो अपने को क्या मिलेगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी मींस अपने को एक्चुअली में कितना शाफ्ट पावर मिल रहा है। कहाँ पे शाफ्ट पावर, रनर के बाद जो लगा है कितना शाफ्ट पावर मिल रहा है, और अपॉन में एक्चुअली कितना पावर अपने रनर में प्रोड्यूस किया। जितना प्रोड्यूस किया उतना तो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो नहीं जाएगा, कुछ लॉसेस होगा, उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो कितनी एफिशिएंसी हो गई अपनी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, नोजल एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो एक अपनी एफिशिएंसी और होती है, कौन सी, अब ये तो हो गया, अपने को जनरेटर तक अपना पावर पहुंच गया, वो पावर अपना प्रोड्यूस हो गया। तो अब एक होती है कौन सी, ओवरऑल एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं उसको, ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब लास्ट पॉइंट से पहला पॉइंट अपने को देखना है। ओवरऑल एफिशिएंसी मींस लास्ट पॉइंट में शाफ्ट पावर है अपने पास, शाफ्ट पावर, और स्टार्टिंग अपन लोग किससे चल रहे हैं, कहां से स्टार्ट हो रहा है अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट, कहां से स्टार्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। नोजल एफिशिएंसी कहां से स्टार्ट हो रहा है, वाटर पावर एट द बेस, कहां से, तो वाटर पावर एट द बेस, यहीं से हो रहा है ना। पहला कन्वर्जन कहां हुआ, वाटर पावर जो था वो नोजल के थ्रू काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हुआ। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, अपनी एनर्जी रोटर को ट्रांसफर करी रनर पावर के फॉर्म में, फिर रनर क्या किया, शाफ्ट पावर में। तो लास्ट पॉइंट में क्या हुआ अपना, शाफ्ट पावर, और इनिशियल पॉइंट क्या था अपना, वाटर पावर एट बेस ऑफ नोजल। तो ये अपना हो गया ओवरऑल एफिशिएंसी। और ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने का एक तरीका और है, जितनी भी एफिशिएंसी अपने को मिले सबको मल्टीप्लाई कर दो। पहली एफिशिएंसी कौन सी, नोजल एफिशिएंसी, दूसरी कौन सी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, तीसरी कौन सी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है। अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी भी दो प्रकार की होती है, कैसी, एक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी तो अपने देखा ये होती है। अब आप बोलोगे इसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अपन ने क्यों नहीं काउंट करी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में ही एनकाउंटर हो जाती है। जैसे कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है, एक होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो हमने पढ़ चुके हैं अभी तक ये, और एक होता है एक्चुअल हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एक्चुअल हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, NH into N वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो एक्चुअल हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो रहती है उसमें हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कर देंगे तो अपने को क्या मिलता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ये वाली जो रहती है वो क्या होती है, थ्योरेटिकल हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है, लेकिन एक्चुअली तो इसको भी काउंट करना है। तो यहाँ पे जो है वो एक्चुअल वाला टर्म है, इसलिए आपने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक वाला एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन नहीं किया। आई होप एफिशिएंसीज कैसे निकालते हैं आपको क्लियर होगा। एफिशिएंसीज के बाद कुछ अदर टर्म्स हैं पेल्टन व्हील से रिलेटेड जो अपने को देखने हैं, जैसे कि यहाँ पे जो जेट निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। जेट की वेलोसिटी v1 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होती है, cv√2gh। cv क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू होती है 0.97 से 0.99 के बीच में, अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था। उसके बाद एक होता है, एक और टर्म होता है स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो को इससे, स्पीड रेशियो उसमें भी था स्टीम टरबाइन में। स्पीड रेशियो क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ रनर स्पीड अपॉन जेट स्पीड, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो को जनरली KU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है। इसकी जो वैल्यू रहती है, रेंज रहती है स्पीड रेशियो की 0.43 to 0.47,
इसकी एफिशिएंसी रहती है। और यदि 0.5 हो गया तो अपने को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मिल जाएगी। उसके बाद यू अपने को पता है, यू कैसे निकालते हैं, पाई डी एन बाय 60। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगले प्रेजेंटेशन में न्यूमेरिकल करेंगे तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद एक होता है जेट रेशियो। जेट रेशियो क्या होता है, अब देखिए रनर है, इसका कुछ डायमीटर होगा, ये उसका डायमीटर है कितना रनर का, डी। रनर क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है और उसके ऊपर ब्लेड्स माउंटेड है, तो रनर का डायमीटर क्या है, डी। और ये जेट निकल रहा है, जेट नोजल से बिल्कुल स्मॉल एरिया से निकल रहा है, तो जेट उसका भी कुछ एक डायमीटर होगा, उसका डायमीटर मान लेते हैं डी। स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ जेट, और कैपिटल डी क्या है, रनर डायमीटर। तो रनर डायमीटर और जेट डायमीटर का रेशियो ही क्या होता है, जेट रेशियो, दैट इज कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसको डिनोट किससे करते हैं, एम से, स्मॉल एम से, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। उसके बाद अब एक रनर में, एक रनर क्या है, सर्कुलर डिस्क है, एक रनर में कितने बकेट्स, ब्लेड क्या है, बकेट के फॉर्म में है, तो कितनी ब्लेड्स अपन लोग हो सकती हैं, ऑप्टिमम कितनी ब्लेड्स होनी चाहिए, तो उसका भी एक रेशियो है। तो नंबर ऑफ ब्लेड्स या नंबर ऑफ बकेट्स का एक फॉर्मूला है, जेड से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डी अपॉन 2 स्मॉल डी प्लस 15। दिस इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ बकेट्स for getting maximum results in case of Pelton wheels. D capital D upon 2 small d plus 15, और इसको रिड्यूस करें तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कितना हो गया, m, तो m by 2 plus 15, ये हो गया नंबर ऑफ बकेट्स इन द रनर। उसके बाद अगर नोजल कितनी है, नोजल भी बहुत सारी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक नोजल के लिए पढ़ा कि अपना एक नोजल जो रहेगा वो कितना अपने को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यदि बहुत सारी नोजल आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, अपने को उससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। इफ पावर प्रोड्यूस बाय फेल्टन व्हील इज पी अंडर वर्किंग एट हेड, देन अगर उसमें और ज्यादा नोजल्स आ जाए, एन नोजल्स आ जाएंगे, तो पावर कितनी हो जाएगी अपनी, एन पी हो जाएगी, टोटल पावर डेवलप जो होगी। उसके बाद अब जो ये जेट निकल रहा है उसका भी कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A इज इक्वल टू पाई बाय 4 स्मॉल डी स्क्वायर, एरिया इसका हो गया, जेट का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। डिस्चार्ज कितना होता है नोजल से, कितना डिस्चार्ज होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये क्या हो गया अपना डिस्चार्ज, ये क्रॉस सेक्शन एरिया और इस वेलोसिटी से निकल रहा है, तो ये अपना डिस्चार्ज हो गया। अब कुछ बकेट की टर्मिनोलॉजीज है, उसको देख लेते हैं। जैसे बकेट की कुछ विड्थ होती है, बकेट की कुछ विड्थ होगी, ये मान लो विड्थ है, तो विड्थ उसकी कितनी होती है, उसको अपन लोग जेट के डायमीटर के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। विड्थ के लिए W कितना होता है, 2.8 D टू कितना 4.0 D के बीच में बकेट होती है। अब बकेट की कुछ लेंथ होती है, ये जो बकेट है ये उसकी लेंथ है, अंदर इसके परपेंडिकुलर टू द बोर्ड जो है वो विड्थ है, और ये इसकी क्या है, थिकनेस है। तो लेंथ देखते हैं, लेंथ L से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ बकेट कितनी ऑप्टिमम होती है जनरली, 2.4 D टू 2.8 D उसकी लेंथ होती है, और थिकनेस कितनी होती है बकेट की, 0.6 D टू 0.95 D इसकी होती है, क्या, बकेट की थिकनेस होती है। तो आई होप ये डिजाइन पैरामीटर्स और ये एफिशिएंसीज आपको समझ में आई हुई होंगी पेल्टन व्हील की। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।